हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 14 रूल 1 से लेकर के 7 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ऑर्डर 14 जो है, विवादकों का स्थिरीकरण और विधि विवादकों के आधार पर या उन विवादकों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई है वाद का अवधारण करने के बारे में बात करता है। इसमें एक सिंपल सी बात कर दें कि इसमें इश्यूज की बात की गई है। इश्यूज मतलब विवादक इश्यूज। पहले तो इसको ये बात समझ लेना अति आवश्यक है कि इश्यूज होते क्या है। इश्यूज इसके पहले आ चुका है कि विवादक होते क्या है। जैसे एक व्यक्ति ने दावा दाखिल किया, तो वो दावा दाखिल करता है तो अपने राइट उसमें लिखता है कि इसलिए ये अधिकार मेरा है और अपोजिट पार्टी ने या प्रतिवादी गणों ने मेरे अधिकार पर हस्तक्षेप किया है। ये दावे का मेन रीजन हो गया। अब अपोजिट पार्टी जो वो चैलेंज कर रहा है, जो वो अपना राइट दिखा रहा, अपना अधिकार दिखा रहा, उसमें से अपने बचाव के लिए उसको स्वीकार भी कर सकता है और उसको अस्वीकार कर सकता है। तो किसी दावे में जिस बात के लिए वादी और प्रतिवादी के बीच में असहमति है, जिस बात के लिए वादी और प्रतिवादी के बीच में असहमति है, उस पर एक प्रश्न बनता है कि वह किसके पक्ष में बात सही है। तो जो उस पर प्रश्न बनता है एक दूसरे की असहमति पर, उस प्रश्न को गवाहों के द्वारा, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, विधि के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो जो उनके बीच में प्रश्न बना, जो असहमति का प्रश्न बना, वही इसका इश्यूज कहलाता है, वही इसका इश्यूज कहलाता है। और कितनी बातों पर असहमति है उतने इश्यूज बन जाते हैं। उसमें कुछ विधि इश्यूज होते हैं, लॉ के इश्यूज होते हैं और कुछ फैक्ट के इश्यूज होते हैं। जैसे उसने सेल डीड की, अब दूसरा कहता है कि ये लैंड पहले से मेरी थी, इसने गलत आदमी से सेल डीड करा ली। तो क्या सेल डीड सही है, उचित है या नहीं, ये उसका एक इश्यूज बन गया। अब उस पर हम सिद्ध करेंगे। तो ये होती इश्यूज की बात। तो पहली इसका रूल 1 कहा गया है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इश्यूज का फ्रेम करना। अभी इसमें से हमने क्लियर किया कि इश्यूज होता क्या है। इश्यूज में किसी दावे के मटेरियल प्रोपोजिशन और लॉ के बाद जिन पर असहमति है, जिन पर सहमति है, जो असहमति है उस पर इश्यूज फ्रेम होते हैं। और इश्यूज में वादी अपना राइट रखता है और प्रतिवादी अपने बचाव में उसको डिनाई करता है। अब ये दो तरीके के इश्यूज होते हैं। अभी हमने बताया दो तरह के इश्यूज होते हैं। एक इश्यूज होता है फैक्ट से रिलेटेड, इश्यूज ऑफ फैक्ट, और दूसरा होता है लॉ से रिलेटेड, इश्यूज ऑफ लॉ। दो तरह के इश्यूज होते हैं। अभी इसके बाद हम बताते हैं कि लॉ वाले इश्यूज कौन होते हैं, फैक्ट वाले इश्यूज कौन से होते हैं। तो इसका रूल 1 ये कहता है। अब रूल 2 क्या कहता है, कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज। कोर्ट सारे इश्यूज का एक साथ प्रोनाउंस कर सकता है, मतलब जितने उनमें से इश्यूज फ्रेम हुए, जिनमें असहमति फ्रेम हुई, उनका एक साथ निस्तारण कर सकता है यदि उसके डॉक्यूमेंट्स, पर्याप्त साक्ष्य, गवाहों के और जो हमारे दस्तावेज हैं, जो शपथ पत्र हैं, वो कोर्ट के सामने अगर मौजूद हैं और उन्हें डिसाइड करने के लिए जो प्रश्न बने, जो इश्यूज बने, पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो कोर्ट लॉ इश्यूज के आधार पर उन्हें डिसाइड कर सकता है। लॉ इश्यूज में अब बात आती है कि जैसे लॉ इश्यूज क्या है, क्या कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन, क्या कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत वो दावा है, ये लॉ इश्यूज हो गया। क्या उस दावे को दाखिल करने की घटना
घटित हुई, ये लॉ इश्यूज हुई। क्या उसने न्याय शुल्क पर्याप्त अदा किया, ये लॉ इश्यूज हो गया। अब बैनामा सही है गलत है, उसमें कब्जेदारी किसकी है, ये बात, ये फैक्ट के इश्यूज हो गए, ये मटेरियल ऑफ फैक्ट हो गया, तथ्यों के आधार पर हो गया, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हो गया। तो लॉ ऑफ इश्यूज और फैक्ट ऑफ इश्यूज ये होते हैं। तो अगर उसमें सारे मटेरियल मतलब डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और एविडेंस, शपथ पत्र सारे दावे पे मौजूद हैं, तो कोर्ट एक साथ उन्हें डिसाइड करेगा। लेकिन पहले ये ध्यान रखेगा कि जो लॉ इश्यूज हैं, लॉफुल इश्यूज हैं, जो विधि की प्रश्न है, क्या उनके उत्तर उनमें से सही हैं, उनके आधार पर वह निर्णय सुना सकता है। तो ये हो गया, कोर्ट ऑर्डर प्रोनाउंस कर सकता है आदेश को। नंबर इसका रूल 3 आता है, मटेरियल्स फ्रॉम विच इश्यूज में बी फॉर्म्ड। रूल इसका 3 कहता है ऑर्डर 14 का, वह सामग्री जिससे विवादकों का विवेचन किया जा सकेगा। अब रूल 3 कहता है इश्यूज निपटाने के लिए चाहिए क्या, इश्यूज सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए। पहली, इसमें 3 मटेरियल चाहिए। पहली बात क्या चाहिए, पक्षकार दोनों या उनके प्लीडर्स या उनके विधिक सलाहकार द्वारा जो शपथ पत्र अभिकथन का दाखिल किया गया वो चाहिए, और उसका जैसे दावा किया तो दावे में शपथ पत्र आएगा, और उसका जवाब दावा आया तो जवाब दावे में शपथ पत्र आएगा। तो उन दोनों के शपथ पत्र में कौन सी बातें फैक्ट की हैं, मटेरियल की हैं, और कौन सी बातें लॉ की हैं, किसमें दोनों में डिनाई किया गया, अंतर किया गया, वो चाहिए। दूसरी बात क्या चाहिए, तो जो कोर्ट इश्यूज बनाने के पहले मौखिक प्रश्न करती है पक्षकारों से, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछती है या उन डॉक्यूमेंट्स को मंगाती है, तो जो उनकी मौखिक प्रश्न करती है या लिखित प्रश्न एक दूसरे से जो करते हैं, उनके उत्तर जो अभिलेख का पार्ट होते हैं, जो कोर्ट के द्वारा नोट किए जाते हैं, वो चाहिए। और तीसरी बात क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स दोनों पक्षों के द्वारा अपने अधिकार के प्रति दिए गए, वादी के द्वारा दिए गए और प्रतिवादी के द्वारा दिए गए, उन दोनों के डॉक्यूमेंट्स। तो ये 3 बातें अगर उसमें हैं तो इश्यूज डिसाइड किए जा सकते हैं, इश्यूज निपटाए जा सकते हैं। ये 3 बातें ये रूल 3 में कह दिया। अब रूल 4 में कहा, कोर्ट में एग्जामिन विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इश्यूज। अब इश्यूज फॉर्म हो, इसका रूल 4 कहता है, न्यायालय विवादकों की विवेचन करने के पहले साक्ष्यों की या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा। अब ऐसे कैसे फॉर्म हो जाएंगे इश्यूज, अभी बताया गया। तो पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले क्या है कि दोनों पक्षों के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए, अगर वो कॉपी है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी मंगा लेगा, अगर सर्टिफाइड कॉपियां है, सत्यापित प्रतियां है, तो उन्हें। दूसरी चीज, जो मौखिक प्रश्न करना है वो प्रश्न करके साक्षियों से उनके व्यूज ले लेगा। और तीसरी चीज, दावे में दोनों के शपथ पत्र है उनके ले लेगा। तो इन्होंने कहा कि इन तीनों बातों के लिए अगर रूल 4 कहता है कि इश्यूज डिसाइड करने के लिए अगर कोर्ट की राय में किसी व्यक्ति की परीक्षा या कोई दस्तावेज जरूरी है, तो 7 दिनों के लिए उस इश्यूज को डिसाइड करने के लिए कोर्ट डेट को आगे बढ़ा देगी, और उन 7 दिनों में जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है वो प्रेशर डाल के मंगवा लेगी, या जो साक्ष्य करना है वो साक्ष्यों के साक्ष्य को ले लेगी, और तब इश्यूज को डिसाइड करेगी, और उनके लिए मंगाने के लिए समन जारी कर देगी। ये रूल 4 में कहा। अब रूल 5 इसका कहता है, पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज। रूल 5 कहता है इसका, विवादकों का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति।
अब वाद का निपटारा किया जा रहा है, आदेश होने वाला, निर्णय होने वाला। अब निर्णय में कोर्ट को लगता है कि इसमें इस बात का इश्यूज फ्रेम नहीं हुआ, ये इस प्रश्न का उत्तर इसमें से लेना है, ये प्रश्न इसमें से नहीं बना, ये इश्यूज नहीं बना, तो कोर्ट क्या करेगी, उस इश्यू को किसी भी स्टेज पर फ्रेम कर सकती है। और दूसरी बात, अगर कोर्ट को लगता है कि इस प्रश्न का इस दावे से कोई संबंध नहीं है, मतलब इस इश्यूज का इस दावे के निपटारा करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस इश्यू को कोर्ट काट भी सकती है, हटा भी सकती है। तो ये बात आ गई कि अगर इश्यूज दोबारा बनाना है, निपटारा करने के लिए इश्यूज बढ़ सकता है, अगर गलत विचरित है, गलत इश्यूज बन गया तो उन्हें हटा भी सकता है। ये रूल 5 कोर्ट को पावर देता है। अब इसका रूल 6 आता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ मे बी एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इश्यूज। रूल इसका 6 कहता है कि तथ्य के या विधि के प्रश्न करार द्वारा विवादकों के रूप में कथित किए जा सकेंगे। रूल इसका 6 कहता है, तथ्य या विधि के प्रश्न पर यदि पक्षकार सहमत है, स्वीकृत करते हैं या अस्वीकृत करते हैं, तो उन बिंदु पर कोर्ट अगर धन के वृंद पर, मतलब दोनों में सहमत हो जाते हैं, यस कंप्रोमाइज, ये बिल्कुल बात सही, तो अगर कोई मनी का केस है, धन का केस है, तो एक पक्ष का जो भी बन रहा होगा धन, दूसरे पक्ष से उसको देने का आदेश कर देगा। दूसरी बात, अगर प्रॉपर्टी की बात आती है, तो दोनों में जो सहमति बनी कि ये प्रॉपर्टी इस पक्ष की है और ये प्रॉपर्टी इस पक्ष की है, विवाद समाप्त हो गया, तो वो जिस पक्ष की प्रॉपर्टी उचित समझती है वह उस पक्ष को दूसरे पक्ष से देने के लिए आदेश कर सकता है। तीसरी बात है, अगर जो एग्रीमेंट बना जो दोनों का, चाहे वो पैसे का एग्रीमेंट हो और चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, तो जो एग्रीमेंट दोनों के बीच बना, जो दोनों के बीच सहमति का एग्रीमेंट बना, उसी के अनुसार उसका निर्णय कर देगी कोर्ट विवादकों के आधार पर। अब इसका रूल 7 कहता है, कोर्ट इफ सेटिस्फाइड दैट एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ में प्रोनाउंस जजमेंट। रूल 7 कहता है, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि करार का निष्पादक सद्भाव पूर्वक हुआ था, तो वह निर्णय सुना सकता है। अब इसमें बात आती है कि अगर समाधान कोर्ट का किन बातों पर हो, तो इसमें 3 बातें कही गई। पहली बात कहा, करार पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित किया गया हो, मतलब एक दूसरे की सहमति से, एक दूसरे की जानकारी से और स्वच्छता, बिना किसी दबाव के वो किया गया हो। दूसरी बात कहा कि जो प्रश्न उस पर उठते हैं उनका सार उसमें लिखा गया हो, कि ये दावा इस तरीके से इनके, ये एग्रीमेंट इस तरीके से इनके पक्ष में किया जा रहा है। और तीसरी बात है कि वह इस योग्य हो, एग्रीमेंट या करार या जो लिखित बना इस योग्य हो कि उसका विचारण या उसका इश्यूज फॉर्म डिसाइड किया जा सके, मतलब वह वैसा डिसाइड हो जाए। अगर ये 3 बातें उस पे हैं, तो कोर्ट सद्भाव पूर्वक जो एग्रीमेंट हुआ उस पर निर्णय सुना सकता, उस पर जजमेंट कर सकता है। ये बात रूल 7 कह दिया। तो अभी रूल जो ऑर्डर 14 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कि ये बेस है किसी वाद का, वाद निपटाने के लिए, कि वाद का हल कैसे होगा, वाद किस तरीके सॉल्व किया जाएगा। तो विदाउट इश्यूज कोई भी दावा हल नहीं किया जा सकता, उसका निर्णय या जजमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए इश्यूज कैसे बनेंगे, कैसे हल होंगे, कितने प्रकार के इश्यूज होंगे, इश्यूज होते क्या है और कौन इश्यूज कैसे फॉर्म होगा, ये सारी बातें
रूल 1 टू लेकर के 7 तक में बता दी गई। अब इसमें रूल 15 के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।